हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं योगा के पोज में बैठा सांस अंदर और बाहर कर रहा था। मेरा सारा ध्यान योगा पर ही था। उसी वक्त नीचे से अम्मा की आवाज़ आई, फरोख नीचे आ जाओ। और कितनी देर लगेगी? कब से नाश्ता तैयार कर रखा है और तुम हो कि तुम्हें अपने इस योगा से ही फुर्सत नहीं मिलती। पता नहीं किसने तुम्हें योगा के बारे में बता दिया। हर वक्त तुम यही करते रहते हो। अम्मा के चिल्ला कर कहने पर मेरा सारा ध्यान खराब हो गया। मैंने जब्त से एक गहरी सांस अंदर खींची और अपना मैट उठाकर नीचे चलाया। सामने अम्मा खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि जब भी मैं योगा कर रहा होता हूँ तभी आप चिल्लाती क्यों हैं? आपको पता है ना ये मेरा रोज़ का मामूल है, फिर भी आप मेरा ध्यान खराब करती हैं। नाश्ता करने आ रहा हूँ, नाश्ता कहीं भाग थोड़े ही रहा है। बड़ा आया योगा करने वाला। अम्मा ये कहकर अंदर चली गई। मैं जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर हर वक्त टेंशन ही फैली रहती थी। हर चीज़ का प्रेशर होता था। इसीलिए मुझे किसी ने बताया कि अगर तुम योगा करोगे तो खुद को पुरसकून रख सकोगे। मैंने बहुत से योगा के पोज सीखे और रोज़ाना उन्हें करने की कोशिश करता, लेकिन मेरी किस्मत कि मेरी अम्मा हमेशा मेरा ध्यान तोड़ देती। मैं खुद को सुकून देने की कोशिश करता, वो सब बर्बाद हो जाता। अम्मा को मेरे योगा करने से हद से ज़्यादा चिढ़ थी। उन्हें यह सब फजूलियात लगता था। मैं कपड़े वगैरह तब्दील करके नाश्ते के लिए आ गया। घी में तला हुआ पराठा देखकर मैंने अम्मा से कहा, आपको अच्छे से पता है मैं इतना ज़्यादा घी वाली चीज़ें नहीं खाता हूँ। क्या आपके पास ब्रेड वगैरह नहीं है? मुझे वो ला कर दे दें। अम्मा बोली, तेरे नखरे तो ऐसे हैं जैसे तू किसी बहुत ही अमीर घराने का इकलौता चश्मो चराग हो। चुप करके जो मिल रहा है ना वही खा ले। सारी ज़िंदगी यही खाता आया है और अब बड़े होकर तेरे नखरे शुरू हो गए हैं। अम्मा के डांटने पर मैंने सर झुकाकर नाश्ता करना शुरू कर दिया, वरना फिर कई घंटों तक मुझे भूखा ही रहना पड़ता। नाश्ता करके मैंने अपना बैग उठाया और बाइक की चाबी लेकर बाहर चला आया। घर के सहन में ही मैंने बाइक खड़ी की होती थी। उसे स्टार्ट करने में ही काफ़ी वक्त लग जाता था। मुझे अपनी ये बाइक बहुत अजीज़ थी, इसीलिए कभी इसे बेचने का नहीं सोचा था। हालांकि अम्मा कहती थी कि तू अच्छी खासी नौकरी करता है, नई बाइक ले ले। लेकिन मैंने अम्मा से कहा कि ये बाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीज़ है। मैं इसे किसी तौर नहीं बेच सकता और ना ही कोई नई बाइक ले सकता हूँ। इस खटारा बाइक पर बैठकर मुझे ऑफिस पहुँचने में काफ़ी वक्त लगता था, लेकिन मजाल है जो मैंने कभी बाइक को तब्दील करने के बारे में सोचा हो। मैं इसी बाइक की मरम्मत करवा के सालों से इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर रहा था। मोहल्ले वाले सुबह सवेरे ही मेरी बाइक की भयानक आवाज़ से उठ जाते और कानों पर हाथ रख लेते। अक्सर लोग आते जाते मुझे कहते, भाई माफ़ कर दो, हम ही तुम्हें नई बाइक लेकर दे देते हैं, बस इस बाइक की जान छोड़ दो। मगर मैं किसी की कोई बात ना सुनता। अब्बा जी जब भी मेरी बाइक की आवाज़ सुनते तो मोहल्ले से दूर भाग जाते। वो सुबह खेजी के आदी थे। सुबह सवेरे ही करीबी पार्क में चहलकदमी के लिए जाते थे और मोहल्ले की ख़वातीन को नित नए मशवरों से नवाजते रहते। अम्मा जब कभी उन्हें किसी औरत के साथ बात करते देखती तो उस दिन अब्बा की खैर नहीं होती थी। लेकिन अब्बा भी अपने नाम के एक थे। ख़वातीन को मुफ्त के मशवरे देते रहते। किसी ज़माने में हकीम रह चुके थे, इसीलिए ख़ुद पर बहुत फ़ख्र करते थे। कभी किसी को वज़न कम करने का तरीका बता रहे होते तो कभी क्या। घर के पिछले हिस्से में ही उन्होंने हिकमत खाना खोला था और फिर बंद कर दिया। वक्त के साथ साथ उनकी तबीयत नासाज होती जा रही थी। उन्हें शुगर का मर्ज़ था, लेकिन वो मीठे के इतने ज़्यादा शौकीन थे कि ख़ुद को रोक नहीं पाते थे। मैं और अम्मा उन्हें समझाते रह जाते, लेकिन वो किसी न किसी तरह से मीठा खा लेते, जिस वजह से आए दिन उनकी तबीयत ख़राब रहती। बाइक को घसीटते मैं ऑफिस तक पहुंच ही गया था। रोज़ाना की तरह आज भी लेट था। मेरे कुलीग्स ने मुझे जब देखा
तो कहने लगे तुम सुबह सवेरे उठ जाते हो, उसके बावजूद तुम लेट आते हो। उसकी सबसे बड़ी वजह तुम्हारी ये खटारा बाइक है, अब इसकी जान छोड़ दो। मगर मैं अपनी बाइक की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए अपने कोलीग से कहा कि मेरी बाइक के बारे में कुछ मत कहना। तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे इसके खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं है। मेरी बात सुनकर उसने फौरन से कानों को हाथ लगाया और कहा कि ठीक है बाबा, माफ़ कर दो, गलती हो गई जो तुम्हारी बाइक के खिलाफ कोई बात कह दी। पूरा दिन ऑफिस में काम करते करते मेरा सर दर्द कर गया। ऑफिस बंद होने में 2 घंटे बाकी थे। मैंने ऑफिस बॉय से कहा कि मुझे एक गर्मा गर्म कप चाय का ला दो। अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करने का सोच ही रहा था कि घर से अम्मा की कॉल आने लगी। मैं जानता था ये कॉल वो किस मकसद से कर रही होंगी। अम्मा की जब भी अब्बा से लड़ाई होती थी तो वो ऐसे ही मुझे कॉल करके परेशान करती और कहती कि तेरा बाप नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं, तू जल्दी से आ और मुझे अपने नाना के घर छोड़ा। शुरू में तो मैं अम्मा की इस बात को काफ़ी संजीदगी से लेता और जैसा वो कहती वैसा ही करता, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये समझ आ गई कि वो अब्बा से ज़िद लगाकर ये सब बोलती हैं, तो मैंने भी तवज्जो देना छोड़ दी। दोनों हर वक्त जंगली बिल्लियों की तरह लड़ते रहते थे, मगर एक दूसरे का ख्याल भी उतना ही रखते थे। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसीलिए शुरू से ही खाने पीने और बाकी चीज़ों में नखरे करता था। अम्मा भी खूब मेरे लाड उठाती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था मेरे नखरे भी बढ़ते जा रहे थे। और अब अम्मा मुझसे कहती थी कि अब तू बच्चा नहीं रहा है कि मैं तेरे नखरे उठाऊं। ख़ास तौर से मैं खाने के मामले में बहुत नखरे करता था। सुबह सुबह पराठा खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और अम्मा का कहना था कि तू पूरा दिन काम करता है, तेरे लिए पराठा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर नाक भून चढ़ाकर मुझे पराठा ही खाना पड़ता था, क्योंकि अम्मा मुझे भूखा ही भेज देती कि अगर पराठा नहीं खाना तो कुछ और भी नहीं खाओगे। इसीलिए मुझे खाना ही पड़ता था। जाहिर सी बात है, पूरा दिन ऑफिस में भूखा रहकर काम तो नहीं कर सकता था। ऑफिस का काम मुकम्मल करके मैंने वापसी की राह ली। घर पहुंचते पहुंचते मुझे शाम हो जाती थी। रास्ते में मेरी बाइक भी ख़राब हो गई। उसे ठीक करवाने में मुझे काफ़ी वक्त लग गया। घर पहुंचा तो अम्मा ने मुझसे कहा कि इतनी देर क्यों हो गई। मैंने अम्मा से कहा कि बाइक ख़राब हो गई थी, इसीलिए देर हो गई। खाना बन गया है, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। लेकिन अम्मा का मूड ख़राब लग रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि क्या हुआ है, आखिर आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। अम्मा बोली, मैं तुझे फ़ोन कर रही थी और तूने नहीं उठाया। देख, तेरे अब्बा मुझसे नाराज़ होकर ऊपर वाले कमरे में चले गए हैं। कब से बुला रही हूँ, नीचे नहीं आ रहे। अम्मा की बात सुनकर मैंने सर पकड़ लिया और कहा कि आप दोनों कब बच्चों की तरह लड़ना छोड़ेंगे। खैर, मैं जाकर देखता हूँ अब्बा को, आप कुछ खाने को दे और साथ में चाय भी बना लेना। ये कहकर मैं ऊपर चला आया। अब्बा का दरवाज़ा बजाया और कहा कि अब्बा मैं हूँ, आप दरवाज़ा खोलें। मेरी आवाज़ सुनकर अब्बा ने दरवाज़ा खोल दिया और फिर मुझे अम्मा की शिकायत लगाने लगे। फिर मैं अब्बा को अगले 1 घंटे तक समझाता रहा कि आप दोनों एक दूसरे से मत लड़ा करें। मैं तंग आ चुका हूँ आप लोगों की लड़ाइयों से, अब बस कर दें। किसी तरह अब्बा को समझा बुझाकर मैं नीचे ले आया। अम्मा भी मुंह बनाकर बैठी हुई थी। मैं जानता था कि दोनों अब 2 दिन तक एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। बहरहाल मैंने चाय वगैरह पी और साथ में अम्मा रोल वगैरह लाई थी, वो भी खा लिए। मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गया और फेसबुक ऊपर नीचे करने लगा। उसी वक्त अरूसा की आईडी मेरे सामने आई। उसे खोलकर मैं उसकी तस्वीर देखने लगा। पिछले हफ्ते ही वो शुमाली इलाका जात की तरफ गई हुई थी और उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं कि वो घूमने जा रही है। मैंने उसे मैसेज किया कि कैसी हो। वो ऑनलाइन थी, लेकिन फिर भी मेरा मैसेज नहीं देख रही थी, इसीलिए मैंने मैसेज ही डिलीट कर दिया। उसके नखरे वाली आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। उरूसा
मेरी कज़न और होने वाली मंगेतर भी थी। अम्मा का यही ख्याल था कि वो उससे मेरी मंगनी करेंगी और उसके घर वाले भी यही ख्वाहिश रखते थे। लेकिन वो थी कि मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाती थी, कभी भी बात नहीं करती थी। जब भी हमारे घर आती बस अम्मा के साथ ही बैठकर बातचीत करती, मेरी तरफ तो देखती भी नहीं थी। मुझे उसकी ये आदत हरगिज़ पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने भी उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन आज जब उसकी आईडी मेरे सामने आई और मैंने उसकी टाइमलाइन पर लगी तस्वीर देखी जो उसने शुमाली इलाका जात में अपने दोस्तों के साथ मिलकर खींची थी, तो मुझसे रहा ना गया। वो वापस भी आ चुकी थी और उसने अब तक मुझे बताया भी नहीं, ना तो जाते हुए बताया और ना ही वापस आकर। और अब जब मैंने उसे मैसेज किया तो आंसर भी नहीं कर रही थी, यहाँ तक कि मेरा मैसेज भी नहीं देख रही थी। मैंने गुस्से में मोबाइल एक साइड पर रख दिया। बाहर से अम्मा की आवाज़ आई, वो मुझे ही बुला रही थी। मैं उठकर बाहर आया और अम्मा से कहा कि क्या हुआ है। अम्मा बोली, बेटा मुझे अपने चाचा के घर छोड़ा। चाचा के नाम से मुझे उरूसा की एक बार फिर से याद आ गई, क्योंकि वो मेरे चचा की इकलौती और नकचड़ी बेटी थी। मैंने अम्मा से कहा कि मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है, मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रहा, आप रिक्शे से चली जाएं। मेरी बात सुनकर अम्मा ने मुझे एक घूरी से नवाजा और कहा कि चल रहा है या नहीं। अम्मा का इतना कहना काफ़ी था। मैंने फ़ौरन से बाइक की चाबी उठाई और अम्मा से कहा कि चलें अम्मा। अम्मा बोली, मैं तेरी इस खटारा बाइक पर हरगिज़ नहीं जाने वाली, जाकर मेन रोड से रिक्शा पकड़ कर ला। मुझे शदीद गुस्सा आया। थोड़ी देर पहले मैं भी तो यही कह रहा था कि रिक्शे पर चली जाएं। लेकिन अम्मा भी ना, मुझे परेशान करना बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्शा लेकर आया और अम्मा के साथ चाचू के घर की तरफ चला आया। मैंने बाहर ही रुककर अम्मा से कहा, आप चली जाएं, मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती अंदर घसीट लिया। चाची हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे से मिली। मैं इधर उधर देख रहा था कि शायद उरूसा नज़र आ जाए। चाची ने भी मेरी आंखों का मफ़हूम शायद पहचान लिया था। मुझसे कहने लगी, उरूसा अपने कमरे में है, आज ही अपने ट्रिप से वापस आई है तो काफ़ी थकी हुई है, उसे बुखार भी हो रहा था। ये सुनकर अम्मा कहने लगी, अरे बच्ची बीमार है और तुम अभी हमें बता रही हो, चलो मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर वो चाची के साथ अंदर कमरे की तरफ चली गई और मैं दिल महसूस कर रह गया। यानी उस दुश्मने जान का दीदार भी नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, मैं उसके कमरे में जाकर तो नहीं देख सकता था, ये अच्छी बात नहीं थी। इसीलिए दिल को संभाले बाहर ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद अम्मा बाहर आई और कहने लगी, बच्ची तो बहुत ही बीमार है, इसका ख्याल रखना। फिर कुछ देर उनसे बातचीत करती रही और मेरे साथ घर वापस आ गई। अब्बा घर पर ही थे। चाचा से उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी, अक्सर ही वो उनसे लड़ते रहते थे। हालांकि चाचा बहुत अच्छे मिजाज के थे, लेकिन अब्बा शुरू से ही हाकमाना मिजाज रखते थे, इसीलिए किसी से भी उनकी बनती नहीं थी। लेकिन अम्मा को चाची से बहुत लगाव था। वो अपनी देवरानी से हर दूसरे तीसरे दिन मिलने के लिए चली जाती और काफ़ी देर तक वहीं बैठी रहती। उनकी ज़बान पर हमेशा उरूसा की तारीफ़ें ही होती थीं। कभी कभी तो मैं जलकर अम्मा से कहता कि यूं लगता है जैसे मैं आपका बेटा नहीं हूँ, बल्कि उरूसा आपकी बेटी है, मेरा तो आपसे कोई लेना देना ही नहीं। जिस पर अम्मा मुस्कुराते हुए कहती, शर्म कर ले थोड़ी सी, उस बच्ची से जल रहा है, तेरी तरह नहीं है, वो बहुत ही समझदार है। अम्मा की बात सुनकर मेरा हलक तक कड़वा हो गया। वो कितनी समझदार थी, इस बात से मैं अच्छे से वाकिफ था। एक दिन रात के वक्त मैं छत पर टहल रहा था। ठंडी ठंडी हवा में चहलकदमी करने का लुत्फ ही अलग था। अम्मा मुझसे कई बार कह चुकी थी कि आकर सो जा, सुबह तूने ऑफिस भी जाना है, देर से उठेगा तो लेट हो जाएगा, वैसे भी रोज़ाना लेट ही पहुंचता है। मैंने अम्मा को कोई जवाब नहीं दिया और ठंडी हवा का मज़ा लेने लगा। उस वक्त मेरी निगाह
साथ वाली छत पर पड़ी। ये घर काफ़ी अरसे से खाली पड़ा था। इतना वक्त हो गया था, यहाँ पर कोई भी किराएदार नहीं आया था। उसकी छत पर हर वक्त मिट्टी से अटी रहती थी। जाहिर सी बात है, कोई रहता नहीं था तो सफाई वगैरह कौन करता। मैं अक्सर उस छत को देखकर सोचता था कि इस घर में कोई भूत प्रेत तो नहीं रहते। मैंने खाली घरों के बारे में बहुत सी फिल्में देख रखी थी और सुन रखा था कि खाली घरों में आसेब रहते हैं, इसीलिए मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। थोड़ी देर बाद मैं नीचे आकर सो गया। अगली सुबह उठा तो काफ़ी देर हो गई थी और आज तो मैं ऑफिस से बहुत लेट हो गया था। मैंने सोचा कि लेट जाने से बेहतर है कि मैं छुट्टी कर लूँ। ऑफिस फ़ोन करके मैंने इत्तला कर दी कि मैं आज नहीं आऊँगा। मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब लग रही थी। अम्मा कहने लगी कोई दवाई खा के आराम कर ले, लेकिन मैंने मना कर दिया और बस ऐसे ही बिस्तर पर लेट गया। रात मैं उस घर के बारे में ही सोचते सोचते सो गया था और अब मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। दोबारा से वो घर और उसकी छत मेरी निगाहों के सामने घूम गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस घर का ख्याल बार बार मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। हालांकि वो घर बहुत लंबे अरसे से बना हुआ था। आज से पहले तो मैंने कभी भी उसके बारे में इतना नहीं सोचा, तो अब क्यों इतना सोच रहा हूँ। मैंने अपने ख्यालात झटक दिए और फिर उठकर अब्बा के पास आया और कहा कि आज आप पार्क नहीं जाएंगे। अब्बा कहने लगे नहीं, आज नहीं जाऊँगा, बारिश का इम्कान है, शायद बारिश हो जाए। अम्मा बोली हाँ हाँ, ये कहें कि आज वहाँ कोई खातून नहीं आएंगी। अब्बा और अम्मा के बीच एक बार फिर से बहस शुरू हो गई थी। मैं उठकर अंदर आ गया और टीवी ऑन करके खाली खाली निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी। मेरे अंदर बेचैनी अंगड़ाइयाँ ले रही थी। अजीब सी बेचैनी लाहक हो चुकी थी और उसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही थी। दोपहर के वक्त अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं बिरयानी बना रही हूँ, जा तू दही लेकर आ जा। मैं भी पूरा दिन से घर में बैठा बोर हो रहा था, इसीलिए दही लेने घर से निकल गया। वापस आया तो देखा गली में एक बड़ा सा ट्रक खड़ा था। मैं हैरान हुआ कि आखिर ये सामान वाला ट्रक कहाँ जा रहा है। शायद इस गली में कोई शिफ्ट हो रहा होगा। थोड़ा आगे आया तो पता चला कि हमारे बराबर वाले घर में ही कुछ लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इतने सालों से खाली घर में अचानक से कौन आ रहा है? मुझे काफ़ी हैरत हुई। मैं आगे आकर देखने लगा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। सिर्फ मजदूर थे जो सामान उतारकर अंदर ले जा रहे थे। मैं कंधे उचकाकर अंदर घर पर आ गया और अम्मा को इस बारे में बताया तो अम्मा बोली हाँ हाँ, मुझे पता है, बराबर में कोई रहने के लिए आ रहा है। थोड़ी ही देर पहले ये लोग यहाँ पर आए हैं। उनके घर में कोई भी मर्द नहीं है, सिर्फ औरतें और लड़कियाँ ही हैं। काफ़ी बड़ा घराना है। हैरत की बात है ना कि कोई मर्द है ही नहीं। बहरहाल जब यहाँ रहना शुरू करेंगे तब बातचीत करके पता चल जाएगा कि क्या मामला है। मेरी अम्मा को वैसे भी सुन गुन लेने की बहुत आदत थी। मैं जानता था कि वो किसी न किसी तरीके इस बारे में पता लगा ही लेंगी। अम्मा के पास बैठकर ही मैं सलाद काटने लगा। अगले दिन मैं ऑफिस से वापस आया तो अम्मा ने मुझे बताया कि वो लोग शिफ्ट हो गए हैं। मैं उनसे मिलने भी गई थी। काफ़ी अजीब लोग हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, इसलिए मैं उठकर आ गई। मुझे काफ़ी हंसी आई कि पहली बार अम्मा को किसी ने लिफ्ट नहीं करवाई। रात को मैं छत पर गया तो छत बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। यकीनन इन लोगों ने सफाई की होगी। इतने अरसे में पहली बार मुझे छत साफ नज़र आई थी। मुझे लगा कि उनमें से शायद कोई छत पर आए। उसी वक्त एक लड़की ऊपर चढ़ कर आई और छत पर फैले कपड़े उतारने लगी। उसका रुख दूसरी तरफ था। मैं बस उसे देखे जा रहा था। हालांकि आमतौर पर मैं ऐसी हरकत नहीं करता था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उस दिन उस घर के बारे में सोचने की वजह से मेरी हालत ख़राब हो गई थी। बहरहाल मैं नीचे आ गया।
रात पूरी मुझे नींद नहीं आई। अजीब सी बेचैनी लाहक रही। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जब भी मैं उस घर पर तवज्जो देता हूँ तो मुझे अजीब महसूस क्यों होता है और मेरी तबीयत क्यों ख़राब होने लगती है। अगले 2 दिन तक मेरी तबीयत काफ़ी नासाज रही। एक दिन छत पर से मुझे काफ़ी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। मैंने झांक कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही थी? मैं काफ़ी उलझ सा गया। अम्मा से कई बार उन लोगों के बारे में पूछा तो अम्मा कहने लगी, वो लोग किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, तो मैं कैसे जान सकती हूँ कि वो कौन है? इससे पहले कहाँ रहते थे? कुछ भी नहीं जानती हूँ उनके बारे में। वो किसी से बात नहीं करती हैं। लेकिन तुम क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हो? क्या बात है? मैंने अम्मा से कहा कि कुछ नहीं, बस वैसे ही मैंने कभी किसी को उनके घर से बाहर निकलते नहीं देखा। अम्मा कहने लगी, उनके बारे में इतना मत सोचो। फिलहाल तो मैं और तुम्हारी चाची ये सोच रहे हैं कि तुम्हारी और उरूसा की बाकायदा मंगनी कर दी जाए। ये सुनकर तो मेरे अंदर जैसे तितलियां सी उड़ने लगी। यानी उरूसा अब मेरी होने वाली थी। उसे मेरे नाम से मंसूब कर देना था। मैंने अम्मा से कहा कि मंगनी क्यों करनी है? मंगनी तो ऐसे कच्चा पक्का रिश्ता है, निकाह कर देना। अम्मा ने घूर कर मुझे देखा और कहा कि तुम्हें तो बहुत ही जल्दी हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं बात करूंगी। वैसे ये ठीक है कि निकाह कर दिया जाए। शुक्र था कि अम्मा फौरन से मान गई। मैं जानता था कि वो इनकार नहीं करेंगी क्योंकि उरूसा उनकी लाडली थी। कुछ दिन बाद उन्होंने चाची से बात की तो वो लोग भी राज़ी थे। अब सिर्फ अब्बा को मनाना था क्योंकि अब्बा पहले ही इस रिश्ते के हक में नहीं थे। उन्हें अपने भाई से अच्छा खासा बैर था। उसकी वजह क्या थी मैं नहीं जानता था। अब्बा का तो रवैया सारे ख़ानदान वालों से ऐसा ही था। अम्मा का इरादा था कि निकाह की तकरीब बड़े पैमाने पर की जाएगी और उस तकरीब में पड़ोस वालों को भी बुलाया जाएगा। इसी तरह उनसे बातचीत हो सकेगी। अम्मा को दूसरों के बारे में जानने का बहुत तजस्सुस रहता था और ये अच्छा मौका था और वो इससे फ़ायदा उठाना चाहती थी। अब्बा के ना मानने के बावजूद अम्मा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और अब्बा से कहा कि अगर निकाह की तकरीब में आना हुआ तो आ जाना, वरना हम आपके बगैर ही निकाह करवा लेंगे। ये सुनकर अब्बा को गुस्सा आ गया। मैं और अम्मा जानते थे कि निकाह वाले दिन वो तैयार होकर सबसे पहले पहुंच जाएंगे। अब्बा ऐसे ही थे। वो चाहते थे कि पूरे ख़ानदान वाले उनकी मिन्नतें करें, उसके बाद वो अकड़ कर शामिल हों। लेकिन अम्मा उनके मिजाज से अच्छे से वाकिफ़ थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही बोल दिया कि आना हुआ तो आ जाना। अम्मा को मिन्नतें करने का कोई शौक़ नहीं था। अब्बा भी जानते थे कि अम्मा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए शराफत से निकाह की तैयारियां करने लगे। ये सब देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन दिल ही दिल में मैं खुश हो रहा था कि अब उरूसा मेरी होने वाली है। ये ख्याल ही गुदगुदाने वाला था। अब्बा बेशक अपने भाई को पसंद नहीं करते थे, लेकिन उरूसा का मिजाज भी मेरे अब्बा की तरह ही था। वो बहुत कम किसी को घास डालती थी। अम्मा ने उसके लिए निकाह का बहुत ही खूबसूरत सा जोड़ा लिया था। मैंने भी अपनी तैयारियां खूब दिल लगा कर की। निकाह की तकरीब से 2 दिन पहले अम्मा ने जाकर पड़ोस वालों को भी दावतनामा दे दिया। अम्मा को उम्मीद थी कि वो तमाम लोग दावत में शरीक होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक भी नहीं आया। ये देखकर अम्मा को सख्त गुस्सा भी आया और वो मायूस भी हो गई। बहरहाल निकाह बहुत ही खुश असलूबी से हो गया। निकाह के कुछ दिन बाद मैं ऑफिस गया और सब दोस्तों को पार्टी वगैरह भी दी, लेकिन इस घर का ख्याल हर वक्त मेरे दिमाग में आता रहता था। ये लाशऊरी तौर पर हो रहा था। मैं जानबूझकर उस घर के बारे में नहीं सोचता था, बस मेरा दिमाग बार बार मेरा ध्यान उस तरफ लगा देता। एक दिन मैं रात के वक्त छत पर बैठा था, तभी मुझे अचानक से शादियाने बजने की आवाज़ आई। मैंने कान लगाए तो मुझे पता चला कि ये शादियाने तो बराबर वाले घर में बज रहे हैं। काफ़ी हैरत हुई
कि इतनी रात को शादियाने क्यों बज रहे हैं। फिर सोचा कि शायद उनके घर में कोई तकरीब हो। अगले दिन अम्मा से जब पूछा तो वो कहने लगी, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, अगर होती तो शायद वो हमें बताते। और फिर यही होने लगा। हर बुध की रात को उनके घर से ऐसी आवाज़ें आती जैसे घर में शादी का माहौल हो और कोई गाने वगैरह बजा रहा हो। मैं तो सोच में पड़ गया था कि ऐसी भी क्या बात है, रात भर आवाज़ें आती रहती हैं और सुबह ऐसी खामोशी पड़ जाती है जैसे वहाँ कोई मौजूद ही नहीं है। हर तरफ सन्नाटा फैल जाता था, मोहल्ले वालों तक की भी आवाज़ें जाती थीं। सब परेशान हो गए थे। लोगों ने कई बार उनके घर का दरवाज़ा बजाकर बात करना चाही, लेकिन उनमें से किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। अब लोग इस चीज़ से तंग आ गए थे। कुछ लोगों का तो कहना था कि ये घर आसेब ज़दा है, इसके करीब जाना ही नहीं चाहिए। ये सुनकर मुझे भी डर लगने लगा, क्योंकि हमारा घर तो बिल्कुल उनके साथ जुड़ा हुआ था। अम्मा मुझसे कहने लगी, छोड़, लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं, आज तक कुछ हुआ है नहीं ना। लेकिन मैंने अम्मा को नहीं बताया कि इस घर के बारे में मुझे अजीब अजीब ख्यालात महसूस होते हैं। मैं जानना चाहता था कि आखिर इस घर के पीछे छुपा क्या राज है और वो आवाज़ें क्यों आती हैं। वो लोग कौन हैं, हम सबके सामने क्यों नहीं आते, बात क्यों नहीं करती आखिर ये औरतें, इस मोहल्ले में आकर क्यों रह रही हैं। बहुत से सवालात थे जो मुझे परेशान करते थे और मैं चाहता था कि मैं उन तमाम सवालात के जवाबात ढूंढूं। मैं बचपन से ही पुरतजस्सुस फितरत का मालिक था। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाता उसे हर हाल में जान कर ही रहता था, और अब भी मैं ये सब जानना चाहता था। लेकिन उन्हीं दिनों मुझे अचानक से दूसरे शहर जाना पड़ा। हमारी एक बिजनेस मीटिंग थी और उसके लिए मेरा नाम भी डाला गया था। मैं बहुत खुश था कि उस मीटिंग के बाद मेरा प्रमोशन हो सकता है। अम्मा ने मेरा सामान पैक किया और खूब सारी हिदायत दी। मैंने अम्मा से कहा कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, परेशान मत हो, मैं ठीक ठाक और सही सलामत पहुँच जाऊँगा, पहुँचते ही आपको फ़ोन करूँगा। मैं एयरपोर्ट गया और जहाज़ में बैठ गया। सारा वक्त मैं उसी घर के बारे में ही सोचता रहा। कल रात यानी बुध की रात को मैंने वहाँ से शादियाने बजने की आवाज़ सुनी थी। यह आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। आखिर क्या हो सकता है, वहाँ क्या कोई हर बुध को वहाँ पर शादी की तकरीब रखता है या फिर कुछ और। मैं ख्यालों में खोया रहा। कब फ्लाइट लैंड हो गई मुझे पता ही नहीं चला। कंपनी की तरफ से पहले ही होटल बुक था और उन्होंने गाड़ी भी भेज रखी थी। मैं सीधा होटल में चला आया। अगले दिन सुबह सवेरे ही मीटिंग थी। मैंने अम्मा को फ़ोन करके बता दिया कि मैं पहुंच गया हूं, आप परेशान मत होना, अभी मैं सो रहा हूं, उठकर फ़ोन कर दूंगा। अम्मा को इत्तला करके मैं बिस्तर पर आकर लेट गया। मेरा इरादा था कि थोड़ी देर तक आराम करूंगा। मैंने कमरे की लाइट वगैरह बुझा दी। अभी सोने ही लगा था कि अंधेरे कमरे में मुझे किसी की झलक दिखाई दी। कोई मेरे बहुत ही करीब से गुजरा था। इतने अंधेरे में भी वो मुझे नजर आ रहा था। मैं एकदम से घबरा गया और अपनी जगह से उठकर बैठ गया। मेरा सांस गोया मेरे सीने में घुट रहा था। मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। बार बार कोई मेरे पास से गुजरता, बिजली की तेज़ी से कोई गुजर रहा था। मैं देख नहीं पा रहा था कि वो कौन है। फिर मैंने हिम्मत करके साइड लैंप को जलाया और कमरे में हर तरफ निगाहें दौड़ाईं, लेकिन वहाँ तो कुछ भी नहीं था। शायद ये मेरा वहम होगा। मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गया हूँ। मुझे अब सो जाना चाहिए। ये सोचते हुए मैंने लैंप बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसी वक्त मेरा हाथ एक ठंडी यख चीज़ से टकराया। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ एक अजीब सा चेहरा था। मेरी चीखें निकल गईं। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ भागा। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर होटल में काम करने वाले मुलाजमीन और दीगर लोग भी मेरी तरफ भागे चले आए और कहने लगे, सर क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? मैंने उनसे कहा, कमरे में कोई है, आप जाकर एक दफ़ा रूम को चेक करें। उन्होंने पूरा रूम अच्छे से चेक किया।
लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, हालांकि मैंने अपनी आंखों से वहाँ पर किसी को देखा था। उन्होंने मुझसे कहा, आप परेशान ना हो, हम आपको दूसरा रूम दे देते हैं। लेकिन मैं जानता था कि वहाँ पर भी यही सब होगा, इसीलिए मैंने इनकार कर दिया। पूरी रात डर की वजह से मैं सो नहीं पाया। मैं चाहता था जल्द से जल्द सुबह हो जाए और मैं मीटिंग अटेंड करके यहाँ से घर वापस चला जाऊँ। सुबह सवेरे ही मैं तैयार होकर मीटिंग के लिए चला गया। पूरा वक्त मेरा दिमाग उलझा रहा था। जैसे तैसे मीटिंग ख़त्म हुई, मैंने अपना सामान बांधा और वापसी की राह ली। घर वापस आया तो अम्मा ने कहा कि तुम इतनी जल्दी आ गए, तुम तो कह रहे थे कि वहाँ घूमो फिरोगे, तो इतनी जल्दी क्यों आ गए? सब खैरियत तो है? मैंने अम्मा से कहा, हाँ खैरियत है, मैं इस वक्त बस आराम करना चाहता हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला रखा, क्योंकि दरवाज़ा बंद करते मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं दरवाज़ा बंद करूँगा तो दोबारा से वही परछाई मुझे नज़र आना ना शुरू हो जाए। इसलिए बेहतर है कि मैं उसे खुला रखूँ। थोड़ी देर बाद ही मेरी आँख लग गई। पूरी रात मैं सोया नहीं था, इसीलिए अभी डट कर सोया। जब उठा तो शाम हो रही थी। मुंह हाथ धोकर बाहर आया तो अम्मा चाय तैयार कर रही थी। मुझे देखकर कहने लगी, तुम उठ गए? मैंने तुम्हें उठाया नहीं कि आराम कर लो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? दोपहर में जब आए थे तो काफ़ी परेशान लग रहे थे। चलो ये चाय पियो। उन्होंने मेरे सामने चाय का कप रखा। मैंने अम्मा से कहा कि कुछ नहीं, बस वैसे ही। ये कहकर मैं चाय के सिप लेने लगा। अम्मा बगौर मेरी तरफ ही देख रही थी। उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि कुछ ना कुछ हुआ है जो मैं उनसे छुपा रहा हूँ। लेकिन मैंने अम्मा से कुछ नहीं कहा। जब से मैं घर वापस आया था मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने सुकून का सांस लिया। ये पूरा हफ्ता मेरा ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ गुजरा था। बहुत सी मीटिंग्स वगैरह थी और कुछ प्रोजेक्ट्स थे जिन्हें कंप्लीट करना था। आजकल मैं काफ़ी देर से घर आ रहा था। एक दिन रात को जब मैं अपनी गली में दाखिल हुआ तो गली के कोने पर ही मेरी बाइक ख़राब हो गई। मैंने सोचा कि घर यहीं पर है, मैं इसे घसीट कर घर तक ले जाता हूँ। थकन से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाइक के साथ चलना शुरू कर दिया। अभी मैं अपने घर के करीब पहुंचा ही था कि मुझे उस घर से चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं एकदम डर गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने खुद को संभाला और सोचा कि ज़रा उस घर में झांक कर देखता हूँ कि आखिर इस घर से आने वाली आवाज़ों के पीछे क्या राज छुपा है। मैंने दरवाजे की दरस से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जानता था कि यह अच्छी बात नहीं है, इसीलिए खुद को डपट कर फौरन से घर के अंदर आ गया। लेकिन मेरे अंदर तजस्सुस सर उठाने लगा था। मैं अब हर हाल में उनका राज जानना चाहता था कि ये कौन लोग हैं, हमेशा घर के अंदर क्यों रहती हैं और उनके घर से आवाज़ें क्यों आती हैं। ज़रूर ये औरतें पुरस्रार हैं। पूरी रात मैं यही सब सोचता रहा। फिर एक दिन मैंने बुध की रात एक फ़ैसला किया। जब अम्मा और अब्बा दोनों सो गए तो मैं चुपके से छत पर आया और एहतियात से इधर उधर देखा। रात के इस पहर मोहल्ले में कोई भी अपनी छत पर मौजूद नहीं था, यानी मैं आसानी से अपना काम कर सकता था। अपनी दीवार फलांग कर दूसरी तरफ आ गया। बराबर वालों की छत पर आकर मैंने एक गहरा सांस लिया। जीना खुला हुआ था। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता नीचे आ गया, क्योंकि यहाँ पर अंधेरा फैला हुआ था। मुझे थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन जैसे ही नीचे पहुँचा तो देखा कि यहाँ तो अलग ही समा बंधा हुआ था। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। इतनी तेज़ रोशनी देखकर मेरी आंखें चुंधी आ गईं, क्योंकि मैं अंधेरे से आया था। सामने ही कुछ औरतें खड़ी थीं। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं खौफजदा हो गया कि कहीं वो मुझे गलत ना समझ लें। लेकिन मुझे देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थीं। मुझे हैरत हुई कि मुझे देखकर वो खुश क्यों हो रही हैं। कोई उनके घर में घुसा आया और वो खुशी का इजहार कर रही हैं।
उन लोगों के बारे में तो हर चीज़ अजीब थी। कहीं मैंने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया। मैं खड़ा सोचे जा रहा था, तभी उन औरतों में से 2 औरतें मेरी तरफ आईं और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगीं, आओ हम तुम्हें लेकर चलें, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। इससे पहले कि मैं उनसे पूछता कि कहाँ पर लेकर जा रही हैं, वो दोनों मुझे अपने साथ लिए एक कमरे की तरफ चली आईं और मायने खेज नज़रों से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। फिर उन दोनों ने मुझे कमरे के अंदर घसीट दिया और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दरवाज़ा बजाने लगा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, मैं यहाँ से फ़ौरन से निकल जाऊँगा। मैं किसी गलत मकसद से नहीं आया था, तुम लोग मुझे कमरे में क्यों बंद कर रहे हो? लेकिन बाहर कोई भी नहीं था जो मेरी बात सुनता। वो मुझे बंद करके जा चुकी थी। अब मैं इस कमरे में कैद हो गया था। मैंने मुड़कर कमरे का जायज़ा लिया। उसी वक्त मेरी निगाह सामने बिस्तर पर पड़ी। वहाँ पर कोई घूंघट ओढ़े दुल्हन के रूप में सजी संवरी बैठी हुई थी। वो कौन है, ये देखकर ही मैं डर गया और खौफजदा हो गया। मैं दोबारा से दरवाज़ा बजाने लगा कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। थक हार कर मैं उस वजूद के पास आया जो बेड पर बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो, आखिर ये सब क्या हो रहा है, मुझे कमरे में क्यों बंद किया गया है? लेकिन वो मुझे कोई जवाब नहीं दे रही थी। मुसलसल सवाल कर कर के मैं थक गया और जब मेरा ज़ब्त और मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो मैं आगे बढ़ा और उसका घूंघट उलट दिया। जैसे ही मैंने घूंघट उल्टा और मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। मुझे अचानक से याद आया कि मैंने इस चेहरे को कहीं और भी देख रखा है और उसी वक्त मेरे दिमाग में झमाका हुआ। होटल में उस रात मैंने इसी चेहरे को देखा था जब मैं चिल्लाते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। मैं अब बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हो गया, दीवार से लगकर कांपने लग गया। मैंने धीरे से उस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, आखिर तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारे चेहरे से मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे यूं डरते देखकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, यही डर तो हम देखना चाहते हैं, ये डर देखकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मुझे लग रहा था जैसे वो कोई पागल है। उसका चेहरा बार बार तब्दील होता जा रहा था और हर बार पहले से ज़्यादा भयानक होता। मुझसे उसके चेहरे की तरफ देखा नहीं जा रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो मुझसे कहने लगी, आंखें खोलो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। उसकी धमकी देने पर मैंने आंखें खोल ली। मुझे किसी भी तरह से यहाँ से बाहर निकलना था। वो उठकर मेरे करीब आती जा रही थी। जैसे जैसे वो कदम आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे मेरे अंदर खौफ बढ़ता ही जा रहा था। मेरे बहुत करीब आकर वो रुक गई। उसके चेहरे की तरफ देखते ही मेरे तो औसान खता हो गए। वो करीब से दिखने में और ज़्यादा भयानक थी और बस यहीं पर मेरे हवास काम करना बंद हो गए और मैं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे दोबारा होश आया तो मैंने देखा मैं अपने कमरे में लेटा हुआ हूँ। मेरे बिस्तर के आसपास मेरे घर वाले खड़े हैं। उनमें उरूसा भी थी और चाची भी। एक तरफ अम्मा परेशान हाल बैठी थी। मैंने उनसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। मुझे याद आया कि आखिरी बार मैंने क्या देखा था। बेहोशी से पहले का वो तमाम वाक़या मेरे दिमाग में घूमने लगा। अपने बिस्तर से उठने की कोशिश की तो अम्मा ने कहा कि लेटे रहो, तुम्हारे जिस्म पर बहुत ज़्यादा ज़ख्म है और तुम नींद में चिल्लाए जा रहे थे। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे क्या हुआ है, तो अम्मा बोली, हम नहीं जानते। जब सुबह हुई तो मैंने देखा तुम अपने कमरे में नहीं थे। तुम्हें तलाश करते करते छत पर गई तो तुम मुझे बेहोशी की हालत में छत के कोने पर पड़े मिले। तुम्हारी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। तुम्हें देखते ही मैं घबरा गई। हम तुम्हें नीचे लेकर आए, डॉक्टर को भी बुलाया। पता चला कि तुम किसी सदमे से गुजरे हो। हमें बताओ क्या हुआ था। अम्मा के कहने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी।
अम्मा कहने लगी, तुम्हें किसने कहा था कि रात के वक्त इनके घर पर जाओ? न जाने वो कौन है। मैं समझ गया था कि वो कौन है, लेकिन अम्मा को मैंने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से मैं बहुत ही खामोश रहने लग गया। अक्सर ही मुझे वो आवाज़ें सुनाई देती थीं और नींद में उस लड़की का चेहरा दिखाई देता था और मैं नींद से डर कर उठकर बैठ जाता। अम्मा ने मुझे बहुत दम वगैरह करवाया, जिसके बाद मेरी हालत थोड़ी बेहतर हो गई। लेकिन इस वाक़ये के बाद मुझे कई दिन तक तेज़ बुखार चढ़ा रहा था। मैं बहुत ही मुश्किल से ठीक होकर अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस लौटा था। अम्मा का इरादा था कि कुछ अरसे में मेरी शादी कर दी जाए। वो चाहती थी कि इन सब से मेरा ध्यान भटक जाए। लेकिन जब मेरी हालत ठीक ना हुई तो अम्मा और अब्बा ने फैसला किया और ये घर छोड़ दिया। हालांकि उस घर को छोड़ते हुए हम सबको बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि उसके साथ हमारी बहुत सी यादें जुड़ी थी। मैंने अपना पूरा बचपन इस घर में गुजारा था। अम्मा और अब्बा ने उस घर को बेच दिया और एक दूसरे इलाके में आकर रहने लग गए। यहाँ आकर मुझे वो ख्वाब नज़र आना तकरीबन बिल्कुल बंद हो गए और अब मेरी ज़िंदगी में कदरे सुकून है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।